और अब खबरें विस्तार से। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत आज दिल्ली में बाइक रैली का आयोजन हो रहा है और बाइक रैली का आयोजन भारत मंडपम से शुरू होकर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम तक होगा। इसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, दिल्ली के एलजी और सीएम रेखा गुप्ता समेत कई सांसद मौजूद हैं। बाइक रैली की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तिरंगा लेकर के बाइक पर सवार होकर ये सभी घर घर जाएंगे, जिसमें कई केंद्रीय मंत्री बाइक रैली के उद्घाटन के मौके पर कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मंच पर मौजूद हैं। दिल्ली के एलजी भी मंच पर मौजूद हैं। बीजेपी के कई सांसद, केंद्रीय मंत्री इस वक्त बाइक रैली के कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। भारत मंडपम से रैली की शुरुआत हो रही है। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम तक ये रैली जाएगी। भारत जो विविधताओं में भरा हुआ देश है, उसको एकता के सूत्र में बांधने के लिए, एकता के सूत्र में निबद्ध करने के लिए भारत में अनेक कारक हैं। उनमें से एक बहुत बड़ा शक्तिशाली पहलू हमारा तिरंगा है और वो तिरंगा हम सब के लिए एक संकल्प का प्रतीक है। और एक ऐसे महत्वपूर्ण समय में जब हमारा देश आजादी के बाद एक लंबी यात्रा पूरी करके विकसित होने के संकल्प के साथ 140 करोड़ लोगों की ताकत से बढ़ रहे हैं, तब निश्चित रूप से ये तिरंगा यात्रा देश जो युवाओं का देश है उसमें एक नया उत्साह, एक नई ऊर्जा, एक नया स्पंदन उत्सर्जित करता है। सर, आज बाइक रैली में आप भी शामिल हो रहे हैं, क्या देशवासियों को संदेश देना चाहते हैं? देखिए, ये तो तिरंगा यात्रा ये हम लोग 15 अगस्त से पहले हर साल निकाल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के लोगों को अपील किया है कि हर घर तिरंगा, ये सबके घर में तिरंगा लहराना चाहिए और साथ साथ में अलग अलग तरीके से बाइक रैली, साइकिल रैली, गाड़ी रैली, किसी भी तरीके से तिरंगा यात्रा निकलना चाहिए। तो भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय ने पहल की है, लेकिन सबको जुड़ना चाहिए। हम भी अभी सवेरे सवेरे बाइक में। ये तिरंगा हमारी शान है, हमारे सौरव, हमारे गौरव का प्रतीक है। भारत की आजादी का ये एक वो आगाज करता है कि ये हिंदुस्तान ये जात से ऊपर है, धर्म से ऊपर है और मिलकर ये विश्व के वो शक्ति है जो अब तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रही है। ये मोदी का भारत है, ये युवा भारत है और ये तिरंगा जैसे जैसे लहराता है वैसे वैसे दुनिया में जो एक ये संदेश देता है कि भारत अब मजबूत देश है। हमारे साथ महिला सैन्य कर्मी हैं, उनसे बात करते हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम रक्षा मौर्य है। आज बाइक रैली में शामिल हो रही हैं, कैसा लग रहा है आपको? सर, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं हर घर तिरंगा बाइक रैली में शामिल हो रही हूँ और एज अ वुमेन, एज अ गर्ल बाइक के साथ शामिल हो रही हूँ। मैडम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम स्नेहा है। मैडम, आप लोग सैन्य कर्मी हैं और सैनिक बल भी इस रैली में शामिल है, साथ ही जनप्रतिनिधि भी और तमाम युवा भी आप लोगों के साथ इस रैली में शामिल हो रहे हैं। क्या कहेंगे देशवासियों के लिए आप? इस रैली में जितने ज्यादा लोग होंगे उससे पता चलेगा कि हमारे देश में कितनी देशभक्ति है और सब यूनिटी पता लगेगी देशवासियों की। इस तरीके के कार्यक्रम से राष्ट्र प्रेम खासकर युवाओं में या नई पीढ़ी में बढ़ता है? हाँ जी, जरूर बढ़ता है। इस तरह के रैलियों से राष्ट्र प्रेम बहुत ज्यादा। हम लोग अन्य सैन्य कर्मियों से भी बातचीत करते हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ सैन्य कर्मी जुटे हुए हैं और अर्धसैनिक बल हैं इसमें और तमाम बलों के इसमें कर्मी हैं। इसके साथ ही आम जन भी इस रैली में सहभागिता कर रहे हैं। हम ऐसे ही सैन्य कर्मियों से बात करना चाहते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मान सिंह यादव। मान सिंह जी, आपके साथ आम जन भी इस रैली में सहभाग कर रहे हैं, क्या कहेंगे देशवासियों के लिए? और जो लोग तिरंगे के प्रति अपना प्यार जताने आए हैं, राष्ट्र के प्रति अपनी कृतज्ञता जताने आए, उनके लिए क्या संदेश है आपका? हम तो ये घर घर का तिरंगा, हर घर में तिरंगा, इसका शान करनी चाहिए और इसकी म्यान में रहना चाहिए। तिरंगे की शान पे नाच करना चाहिए, ऐसा हमारे सैन्य कर्मियों का कहना है। सर, आप भी जा रहे हैं इस रैली में, क्या मैसेज है? सर, पूरे देश को यही मैसेज है कि घर घर तिरंगा, कि इसकी आन और बान और शान के लिए हम अपना सब कुछ निछावर कर सकते हैं। और तिरंगा की यात्रा ये एक यात्रा नहीं, ये एक देश को संदेश है कि हर एक प्राणी का दायित्व बनता है अपने तिरंगे के प्रति वो हमेशा अपने प्राण निछावर रखे।
दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों के आतंक पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिया। कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को तुरंत उठाकर दूसरे इलाकों में भेजा जाए, साथ ही इन्हें शेल्टर होम में रखा जाए, यह आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि कोई संगठन कुत्तों को पकड़ने में बाधा डालता है तो उसे कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सख्त आदेश दिया। कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर से आवारा कुत्तों को पकड़ना शुरू करने का निर्देश दिया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि दिल्ली के साथ साथ नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आवारा कुत्तों को सभी इलाकों से पकड़ना शुरू करें। कोर्ट ने सभी जगहों पर आवारा कुत्तों को पकड़ने, शेल्टर होम बनाने और हेल्पलाइन शुरू करने के लिए कहा है। साथ ही कहा है कि अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि लोग बिना किसी डर के बाहर निकल सकें। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए ये कहा है कि जितने भी आवारा कुत्ते हैं उन्हें शहर से कहीं दूर एक अलग जगह पर शेल्टर में रखा जाएगा। तस्वीरें मोहन ऐसी ही देखने को मिलती हैं कि पार्कों में या कहीं कॉलोनी में जब छोटे बच्चे घूम रहे होते हैं तो इस दौरान वहां इसी तरीके आवारा कुत्ते घूमते हैं और जो बच्चे वहां खेल रहे होते हैं तो यही कुत्ते आक्रामक होने के बाद उनके ऊपर हमला कर देते हैं, जिसमें कई बार बच्चे जो हैं बुरी तरह घायल हो जाते हैं। सिर्फ गौतम बुद्ध नगर में डॉग बाइट्स के चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। जनवरी से जुलाई 2025 तक करीब 1,08,000 डॉग बाइट्स के मामले सामने आए हैं। जुलाई महीने में सबसे ज्यादा 18,000 मामले सामने आए। रोजाना सीएचसी, पीएचसी और जिला अस्पताल में 500 लोग रेबीज का वैक्सीन लगवाने पहुंचे। और कितने केसेस हैं? केसेस जो हैं अभी आपके जनवरी 2025 से ये जुलाई 2025 तक जो हमारे पास का आंकड़ा है, क्योंकि अगस्त अभी पूरा नहीं हुआ है तो अगस्त के बारे में नहीं बोलेंगे, तो अभी तक जो केस हैं वो 1 लाख और ऑलमोस्ट 8,000 के अराउंड है। ये जो आंकड़े बताते हैं कि कहीं ना कहीं कि जो एवरेज चल रहा था वो 13 से 14,000 चल रहा था और अचानक जो केसेस हैं जुलाई में 3,000 डाउन बढ़ गए हैं, है ना। वहीं सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले पर दिल्ली एनसीआर के लोगों ने खुशी जाहिर की है। बढ़िया, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बढ़िया आदेश दिया, ये होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट बहुत पहले दे देता तो और बढ़िया होता है। ये बहुत ही अच्छा निर्णय है, बहुत ही अच्छा आदेश है। इससे 2 समस्याओं का समाधान एक साथ हो जाएगा। एक तो बेजुबान जो भूख के प्यासे इधर उधर भटकते रहते हैं उनको वक्त पे खाना मिल जाएगा और वो आक्रोशित नहीं होंगे, एंग्री नहीं होंगे। दूसरी बात है, छोटे मासूम बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, पार्क में खेल रहे हैं, वो भी सुरक्षित रहेंगे और माँ बाप को भी बहुत सुकून मिलेगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एनजीओ को कुत्तों को जबरदस्ती पकड़ने में बाधा डालने पर चेतावनी दी और कहा है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट की ओर से कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। मामले में किसी भी तरह की भावनाओं को जगह नहीं दी जाएगी और आम जनता की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने से तबाह हुए गंगोत्री हाईवे को फिर से तैयार किया जा रहा है। धराली बाजार में जहां कुछ दिन पहले मलबे ने सड़क को पूरी तरह से पाट दिया था, आज वहां पोकलैंड मशीनें लगातार काम कर रही हैं। गंगोत्री धाम से आने जाने वाले वाहनों के लिए ये सड़क बेहद अहम है और इसलिए इसे जल्द से जल्द चालू करने की कोशिश चल रही है। हम इस वक्त खड़े हैं धराली बाजार के ठीक उस जगह पर जहां पर पहले गंगोत्री हाईवे होता था। गंगोत्री धाम जाने के वाले इस हाईवे पर मलबा आ गया था कई फीट तक। अब इसे दोबारा से बनाया जा रहा है। ग्रीफ यानी बीआरओ और सेना के जवान यहां पर खड़े हुए हैं और ये अब युद्ध स्तर पर इस हाईवे को तैयार किया जा रहा है, क्योंकि कई फीट ऊपर इस बाजार की सड़क के ऊपर मलबा आ गया था, जिसके बाद टेक्निकली इसको देखा गया और अब यहाँ पर जो पोकलैंड मशीनें हैं वो मंगाई गई और सुबह से युद्ध स्तर पर सड़क यानी हाईवे बनाने का काम किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द वाहनों की आवाजाही की जा सके। कई मशीनें इस रूट पर यहाँ से लेकर गंगनानी तक जो हाईवे टूटा था उसमें कई जगह पर अभी भी मशीनों को लगाया गया है और ये धराली का वो मेन मुख्य बाजार है जहाँ पर अब पत्थर इस तरह से रखे गए हैं और सामने भी मशीनें काम कर रही हैं। आप देखेंगे जेसीबी मशीन भी है, पोकलैंड मशीनें हैं
और ऐसे अब गंगोत्री धाम हाईवे को यहाँ पर तैयार किया जा रहा है और ये ज़रूरी भी है क्योंकि गंगोत्री धाम हाईवे हमेशा की तरह खुल जाए और वहाँ पर जो आवाजाही है, क्योंकि गंगोत्री धाम हाईवे की आवाजाही आगे से उस तरफ 35 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन यहाँ पर जब तक इस तरह से हाईवे को तैयार नहीं किया जाएगा तब तक मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए अब गंगोत्री धाम जाने के लिए धराली बाजार के उस हाईवे को एक बार फिर पुनर्जीवित करने की कोशिश की जा रही है और यहाँ पर टीमें जुटी हुई हैं। कैमरामैन नसीब सिंह के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, धराली, उत्तराखंड। 5 अगस्त को बादल फटा। उत्तरकाशी के धराली में खीरगंगा नदी पर बना पुल बह गया, जिसके बाद अब सेना के जवानों ने वहां एक अस्थायी पुल बनाया ताकि लोग आराम से आ जा सकें। उत्तराखंड के धराली में जिस तरह के हालात हैं उसमें अब रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग खत्म हो रहा है, लेकिन सर्चिंग अब तेज हो गई है। वहीं ऐसे वैकल्पिक पुल बन रहे हैं जो आवाजाही का साधन बने। इस वक्त जो आपको लकड़ी का पुल दिखाई दे रहा है ये हमारी सेना बना रही है। भारतीय सेना यहाँ पर इस तरह के कई पुलों का निर्माण कर चुकी है और आप देखेंगे रस्सी से मजबूती से बनाकर इसको कई घंटों में तैयार किया गया है ताकि यहाँ से लोग या घोड़े आवाजाही कर सकें, क्योंकि अब तक जो नदी है, नदी के कई मुहाने खुल चुके हैं जिसमें से पानी बह रहा है और इसी वजह से इस पानी से लोगों को पार करने में परेशानी ना हो, जिसकी वजह से यहाँ पर ये पुल तैयार किया जा रहा है। और आप देखेंगे न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर सेना शुरुआत से ही यहाँ पर मौके पर मौजूद रही थी, चाहे वो सेना का हरसिल वाला सेंटर था, वहाँ पर तबाही थी, लेकिन पहले यहाँ पर जब जिस तरह से आपदा आई तो उसके बाद सेना को तुरंत ही अलर्ट किया गया था, सेना के जवान यहाँ पर भी निकले थे। अब ये पुल अस्थायी तौर पर यहाँ पर बनाया जा रहा है ताकि आवाजाही के लिए सबसे बेहतर माध्यम हो सके और इसीलिए यहाँ पर जो धराली बाज़ार है, धराली बाज़ार के ठीक ऊपर ये नदी बह रही है और इसी जगह पर अब ये पुल बनाकर लोगों की आवाजाही के लिए सेना के जवान जुटे हुए हैं ताकि जल्द से जल्द इसे तैयार किया जा सके। कैमरामैन नसीब सिंह के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, धराली, उत्तराखंड। इस पूरे इलाके में गंगोत्री हाईवे की बहाली के साथ साथ राहत कार्यों पर भी काम जारी है। आपदा प्रबंधन की टीम ने स्थानीय लोगों को राहत सामग्री बांटी, खाने पीने के इंतजाम किए गए, आवश्यक दवाइयों के इंतजाम किए गए और जरूरत का सामान गांव-गांव पहुंचाया जा रहा है। धराली बाजार और आसपास के प्रभावित इलाकों में टीम के सदस्य खुद पहुंच रहे हैं, पैकेट्स वितरित कर रहे हैं। उत्तरकाशी के धराली में आपदा के बाद अब आपदा राहत शिविर लगे हुए हैं, तो कई जगह पर इस तरह से आपदा केंद्र बनाए गए हैं जहां पर आपदा प्रबंधन के जरिए यहां पर लोगों को जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, चाहे उन्हें बिस्तर हो, कपड़े हो, कंबल हो, जूते चप्पल हैं, वो बांटा जा रहा है। और इसको लेकर आप देखेंगे पर जो स्थानीय निवासी हैं, जो स्थानीय महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सभी यहाँ पर आए हैं। सरकारी विभाग के द्वारा इनको ये सहूलियत दी जा रही है ताकि जो भी आपदा प्रबंधन के जरिए लोगों तक सहूलियत पहुँच सके और इसीलिए यहाँ पर ये कोशिश प्रशासन के द्वारा की जा रही है। अधिकारी लगातार लोगों के नाम नोट कर रहे हैं किस किस को ये रेस्क्यू सामग्री जो आपदा प्रबंधन में दी जाती है, दाल, चावल, आटा और कपड़ा, बिस्तर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लोगों को दी जा रही है। और कुछ देर बाद यहाँ पर अधिकारियों के द्वारा जो चेक हैं मृतक के परिजनों को, वो भी यहाँ पर दिया जाएगा और जिन लोगों को चेक जो अलग अलग होने हैं, अलग अलग देने हैं, जो पीड़ित हैं, उनको यहाँ पर चेक बांटे जाएंगे। और ये सारी प्रक्रिया यहाँ पर शासन के द्वारा की जा रही है ताकि लोगों तक इस तरह से कोई भी यहाँ पर ऐसा ना हो जिसको परेशानी हो। और इसीलिए प्रशासन ने सारे इंतजाम यहाँ पर किए हैं, चाहे वो राशन से लेकर कपड़े, बिस्तर, सब कुछ यहाँ पर मुहैया कराया जा रहा है और प्रशासन इस पर पूरे जोर से यहाँ पर लोगों को ये चीज़ें बांटी जा रही हैं प्रशासन के द्वारा ताकि लोगों में किसी तरह की कोई कमी ना रहे। और ये कहा गया है कि आपदा प्रबंधन की टीमें हर जगह पर इसी तरह से ये चीज़ें वितरित कर रही हैं। कैमरामैन नसीब सिंह के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, उत्तरकाशी। आपदा ने स्थानीय होटल व्यवसायी महेश पवार की जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। उनका होटल, घर, सेब का बगीचा, सब कुछ मलबे में दब गया। उनका धराली का सालाना कारोबार तकरीबन 100 करोड़ रुपए का है, जो अब इस वक्त बर्बाद हो चुका है। सबके यहाँ पे मार्केट में होटल, बगीचे, सब कुछ थे जो सारे तहस नहस हो गए। एक मेरे छोटे चाचा जी का बेटा भी इस त्रासदी में वो हो गया है
और ये अब आप घर देख सकते हैं हमारा। ये घर जो आपका हम देख रहे हैं, एक बार थोड़ा सा इधर आ जाएंगे, हम देखना चाहते हैं क्योंकि देखिए घर के अंदर अभी आपको पूरा मलबा नज़र आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए अंदर तक पूरा मलबा घुसा है। और पवार जी ने जैसे बताया कि उस वक्त घर के अंदर कोई था क्या आपके? पूरा परिवार था यहाँ पे हमारा। हाँ। और सब इसी रास्ते से पहाड़ की तरफ भागे थे। अरे आप अभी भी देख रहे हैं कि सारा सामान ऐसे बिखरा पड़ा है, कोई भी कुछ भी नहीं उठाया था हमने। उठाने के लिए अंदर कितना अंदर भरा हुआ है? पूरे अंदर 2-2 कमरे हमारे, तो अंदर तक मलबा जा रखा है पूरा मलबा जा रहा है। हाँ, इधर हमारे बाकी घर हमारे पूरे डूबे हुए हैं। मौसमी बारिश ने कोहराम मचा रखा है। पहाड़ों से लेकर मैदान तक मुसीबत ही मुसीबत है। यूपी के कई जिले पानी पानी है। नदियों में आए उफान की वजह से सैकड़ों गांव जलमग्न हैं। तस्वीरें बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे की है। बलदूना पुल के पास लैंडस्लाइड हुआ, जिसके बाद हाईवे लैंडस्लाइड की वजह से बंद है। लगातार हो रही बारिश से लैंडस्लाइड हुआ है और हाईवे के दोनों तरफ लोग फंसे हैं। वहीं पीडब्ल्यूडी हाईवे को खोलने में जुटा हुआ है। हरिद्वार में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बारिश के बाद शहर के सिटी सेंटर, चंद्राचार्य चौक और उसके आसपास की सड़कें पूरी तरह पानी में डूब गईं, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। अपनी ड्यूटी के लिए निकले लोग समय से ड्यूटी नहीं पहुंच पाए और कई लोगों की गाड़ियां भी पानी में फंस गई। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के कारण गंगा नदी उफान पर है और यूपी के बदायूं में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से लगातार ऊपर चल रहा है। रविवार को 2023 का रिकॉर्ड तोड़ते हुए जलस्तर खतरे के निशान से 53 सेंटीमीटर अधिक हो गया। आने वाले दिनों में इसके और बढ़ने की आशंका है, जिसको देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। गांव में राहत कार्य तेज कर दिया गया। बाढ़ प्रभावित 39 गांव के लोगों को नाव और स्टीमर के जरिए बाहर निकाला जा रहा है। संभल में गंगा बाढ़ ने विकराल रूप ले लिया है। संभल के 5 गांवों में बाढ़ का पानी घुसा है। आबादी में पानी पहुंचा है। हजारों बीघा फसल जलमग्न हुई है। नरोरा बैराज पर कल के बराबर 3,06,000 क्यूसेक पानी बह रहा है, जो इस साल का रिकॉर्ड है। एसडीएम ने मौके का जायजा लिया। एक गांव के लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट करने, पर्याप्त नावें एवं बाढ़ चौकियां एक्टिव होने का दावा किया है। हरदोई में भी लगातार बारिश और बाढ़ के पानी से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गजाधरपुर गांव में बाढ़ के पानी ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। करीब 1200 बीघा में खड़ी धान की फसल पूरी तरह पानी में डूबकर नष्ट हो गई है। खेतों में पानी भरा है और धान की पौध सड़ने लगी है, जिससे किसानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। बुलंदशहर में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा की बाढ़ में 3 मंदिर और 2 धर्मशालाएं बह गई। आहार के सिद्ध बाबा गंगा घाट पर गंगा में आए उफान की तस्वीरें सामने आई है। गंगा किनारे बने गंगा मंदिर, गुरु गोरखनाथ मंदिर, जाहरवीर बाबा मंदिर और 2 धर्मशाला गंगा की बाढ़ में बह गई। गंगा के कहर का वीडियो वायरल हो रहा है। गंगा में आए सैलाब से सेपुरा खादर क्षेत्र जलमग्न है। गंगा घाट की तरफ जाने वाले रास्तों पर बाढ़ का पानी बह रहा है। आहार क्षेत्र में सिद्ध बाबा गंगा घाट मार्ग पर बनी नई सीसी रोड का करीब 10 मीटर हिस्सा भी बह गया। किसानों की हजारों बीघा फसल बाढ़ के पानी में जलमग्न है। फर्रुखाबाद में कई गांव बाढ़ की जद में हैं। गंगा के तटवर्ती गांवों के घरों में पानी पहुंच गया है। डीएम और एसपी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। गंगा नदी खतरे के निशान से 15 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। साथ रामगंगा भी इन दिनों उफान पर है, जिसके चलते अमृतपुर तहसील क्षेत्र के कई गांव बाढ़ की जद में हैं। अभी भी लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। अमृतपुर क्षेत्र के लगभग 30-35 गांव के बाहरी क्षेत्र पूरा जलमग्न है। लोगों को परेशानी हो रही है। आवागमन के लिए नावों की व्यवस्था की गई है। जगह जगह मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ भी मेडिकल कैंप, डॉक्टर लोग नाव से आकर अपना काम कर रहे हैं। वहीं बलिया में लगातार 2 सेंटीमीटर की रफ्तार से घट रहे गंगा नदी के जलस्तर से
चक्की नौरंगा में कटान जारी है। अब तक 25 पक्का मकान कटान में विलीन हो चुके हैं। प्रशासन की तरफ से 22,000 राहत किट वितरण किए जा चुके हैं। लगातार जिला प्रशासन व्यवस्था करने में लगा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।